Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. Now we are studying theme B, Tapestry of the Past, and this chapter name is The Beginnings of Indian Civilization. We have completed part 1 of this chapter. Now we will start. Town planning. Harappa and Mohenjo-daro, now in Pakistan, were the first two cities of this civilization to be discovered. आप देखेंगे जो दो शहर जो हमें देखने को मिले हैं जिनकी हमने खोज की है वो हरप्पा और मोहनजोदारो हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं. देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924 ए सेंचुरी अगो. और हरप्पा और जो मोहनजोदारो का उसकी जो डिस्कवरी है इस शहर की वो 100 साल पहले की है. इसका पता जो है हमें 100 साल पहले चला था. Several sites follows in the Indus Plains, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. और आपको जो इंडस नदी जो है उसके आसपास का जो प्लेन एरिया है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी साइट्स देखने को मिलेगी. इसी वजह से जो है सबसे पहले जो हमें सिविलाइजेशन जो देखने को मिली थी इंडस नदी के आसपास वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा एंड गुजरात. अब हम और भी शहर जो हैं वो देखेंगे. इस नदी के आसपास हमें और भी शहर जो है मिले हैं जैसे कि धोलावीरा गुजरात के अंदर मिला है. राखी घड़ी जो है ये हरियाणा के अंदर है ये वाले शहर. गनवेरी वाला जो है ये चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान वाले एरिया में आता है. एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स, ऐसे और भी 100 ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी. सच एस लोथल, जिसमें से कि एक साइट है लोथल जो कि गुजरात के अंदर है, वर डिस्कवर्ड, इनका पता लगाया गया. सम ऑफ दैम एक्सकेवेटेड, बहुतों को तो खोजा गया और खुदाई की गई, ठीक है, और पता लगाया गया. सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे, लेकिन आज भी जो है डिस्कवरीज जो हम खोज की चीज़ों का पता लगाते हैं वो आज भी चीज़ें जारी हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज़. लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से हमने इंडस नदी के किनारे बहुत सारी साइट्स देखी, बहुत सी सिविलाइजेशन देखी, उसी तरीके से आप देखेंगे सरस्वती जो नदी है वहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही शहर देखने को नहीं मिले हैं जो कि है राखीगढ़ी और गनवेरी वाला. यही शहर जो हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे. और भी छोटे छोटे शहर जो है आपको ये सरस्वती नदी के आसपास देखने को मिलेंगे. बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस. फरमाना इन हरियाणा, और एक और शहर है जिसका नाम है फरमाना जो कि हरियाणा के अंदर, ये बहुत छोटा शहर है, ये हमें सरस्वती नदी के आसपास देखने को मिलता है. कालीबंगा जो कि राजस्थान के अंदर, एंड अ फ्यू टाउन्स, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे हैं जो देखने को मिले हैं जैसे कि बेराना एंड बनावली, बोथ इन हरियाणा. बेराना और बनावली जो है ये हरियाणा स्टेट के अंदर है. Indeed, the map figure 6.3 on page 89 makes clear the high density of sites in that regions. तो आप देखेंगे जो फिगर 6.3 जो है पेज नंबर 89 पे शो की गई है, तो आप देखेंगे जो जहाँ पे ये साइट्स दिखाई गई इस वाले रीजन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. द लार्जर हरप्पन सिटीज़ वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लेन्स. आप देखेंगे जो बड़ा जो शहर है वो है हरप्पन, उसको बहुत प्लान करके तरीके से बनाया गया है, ठीक है. दे हैड वाइड स्ट्रीट्स. वहाँ पे आप देखेंगे इस शहर की जो गली है और जो सड़क है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है. फिगर 6.4 एंड फिगर 6.5 ऑन पेज 92 पे आप इसको देखेंगे, जिसको मैं अभी शो कर देती हूँ. आप देख लो फिगर 6.4 में दिखाया गया है ए वाइड स्ट्रीट एल कालीबंगा राजस्थान. ये जो है बहुत चौड़ी गली है, ये कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है वहाँ का ये एरिया जो है वो शो किया गया है. और ये एरिया जो है लोअर टाउन एरिया है जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे. आप राइट साइड में देखिए फिगर 6.5 के अंदर हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा. ये धोलावीरा जो सिटी है उसका सीन है विद परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स. यहाँ पे जो रोड है ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे कट हो रही है. इन द मिडल टाउन, आप मिडल इस शहर जो धोलावीरा जो शहर है इसके मिडल में जब आप देखेंगे तो इसको धोलावीरा शहर को जो है 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, नॉट 2 एज इन अदर सिटीज़. इसको 2 सिटीज़ में डिवाइड नहीं किया गया जैसे कि हम बाकी देखते हैं. इसको धोलावीरा को 3 सिटीज़ में डिवाइड किया गया, 3 जोन्स है इसके. ऑल्सो इन दिस सिटी द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग्स वर मेड विद स्टोन. आप देखेंगे इस शहर का जो बेस है ये बिल्डिंग बनाने का वो पत्थरों से बनाया गया है. तो ये आप देख सकते हैं इस फिगर 6.5 में ये शो भी किया गया है. ये जो बेस जो है ये स्टोन से तैयार किया गया है यहाँ पे. ओके, इंडिविजुअल हम कहाँ पढ़े थे. द मोस्ट सिटीज सीम्स टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशंस.
तो आप देखेंगे बहुत सारे जो शहर जो हैं थे उसके आसपास फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो सिटी है उसके पूरे चारों तरफ से उसके आपको प्रोटेक्शन के लिए कोई अटैक ना कर दे उस एरिया के ऊपर, तो उसके आसपास आपको पूरी दीवार खड़ी हुई दिखाई देगी कि जिससे कि कोई हमारे जो एरिया है उसको कोई आके अटैक ना कर दे, उससे हम प्रोटेक्ट रहे। अगर दीवार खड़ी हो जाती है तो हम लोग प्रोटेक्ट रह सकते हैं। इस वजह से ये जो एरियाज़ जो थे, हड़प्पन सिटीज़ का जो एरिया था, इसमें फोर्टिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड हैज़ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, और इसके 2 पार्ट्स थे। ठीक है, फोर्टिफिकेशन जहाँ पे किलेबंदी की गई थी वहाँ पे 2 पार्ट्स थे। फोर्टिफिकेशन का मीन्स मैं आपको बता देती हूँ, ए मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और अ सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पस। इसका मतलब ये है कि जो पूरी सिटी है उसके आसपास एक ऐसी दीवार तैयार की गई है जिससे कि कोई भी बाहर से आके आक्रमण ना कर दे, कोई भी उस शहर पे आके कोई अटैक ना कर दे, और लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दीवार बनाई गई है इस शहर के अंदर। अपर टाउन, इसके मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स हैं। जो हड़प्पन सिटीज़ है इसमें 2 पार्ट्स थे। पहला है अपर टाउन वेयर द लोकल इलाइट प्रोबेबली लिव्ड। अपर टाउन में वो लोग रहते थे जो रिच पीपल होते थे। ठीक है, जैसे कि ऑफिसर्स वगैरह रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते थे यहाँ पे, राजा, बड़े बड़े महान वो क्या कहते हैं रूलर्स रहते थे यहाँ पे, पुजारी लोग रहा करते थे, बड़े लोग रहा करते थे। और लोअर टाउन वाले एरिया में वेयर कॉमन पीपल है, वहाँ पे नॉर्मल लोग रहा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हड़प्पन सिटीज़ का जो एरिया था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था अपर टाउन, दूसरा था लोअर टाउन। सम लार्ज बिल्डिंग्स सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस। बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग हुआ करती थी उसको लोग जो है वो कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे। मीन्स कि उस बिल्डिंग को सभी लोग यूज़ किया करते थे। फॉर इंस्टेंस वार हाउस वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड। वार हाउस मीन्स होता है गोदाम बनाया जाता था जहाँ से सामान को रखा जाता था। ठीक है, दूर से सामान लाके इसके अंदर रखा जाता था। इंडिविजुअल हाउसेस ऑफ वेरियस साइजेस लाइन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन्स। अब देखेंगे जो घर बने हुए थे वो सारे घर जो बने हुए थे इस शहर के अंदर, हड़प्पन सिटी के अंदर, वो सभी एक ही साइज़ के थे। और गली बनी हुई थी उसमें वो भी एक ही साइज़ की थी। ये नहीं थी कि कोई गली लंबी है या कोई छोटी है। सभी घर जो है और जो उसमें लाइन जो थी, स्ट्रीट जो थी उसकी, वो बिल्कुल इक्वल साइज़ की थी। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज द सेम फॉर ऑल स्मॉल एंड बिग हाउस। चाहे वो छोटा घर हो चाहे वो बड़ा घर हो, लेकिन जो मटेरियल यूज़ किया गया घर बनाने के लिए, जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सेम था, डिफरेंट नहीं था। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स वहाँ पे बनी हुई थी वो ईंटों की ही बनी हुई थी। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। और जो स्ट्रक्चर जिस तरीके का वो लोग बनाते थे वहाँ पे, आज भी हम उसके बारे में जो है वो चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं उसके बारे में। दिस इज़ द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ। और जो अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो, वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी, वहाँ के स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको फिगर 6.6 पे दिखाया गया ऑन पेज 93 पे। आप देखेंगे ए स्मॉल बट इलेबोरेट टैंक। आप देखेंगे एक छोटा सा और बहुत ऐसा चौड़ा सा टैंक होता था जिसका साइज़ होता था 12x7 मीटर एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटेरियल हुआ कर उसमें यूज़ किया जाता था, जैसे कि नेचुरल बिटामिन अ फॉर्म ऑफ टार होता था एक तरीके का, जो कि ऊपर की तरफ लगाया जाता था और फिर उसके आसपास ब्रिक्स लगा दी जाती थे। तो इसको हम देख लेते हैं। ये है वो मोहनजोदारो ग्रेट बाथ, ये शो किया गया है। तो ये जो है आपका जो मोहनजोदारो ये बात है 12x7 मीटर का है, और ये इसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल का यूज़ किया गया है। वो मटेरियल नेचुरल बिटामिन का यूज़ किया गया है, जिसको फॉर्म ऑफ टार बोला जाता है, जिसको ऊपर की तरफ अप्लाई किया जाता है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसको ब्रिक से लेआउट कर दिया है। द टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। आप देखेंगे ये जो टैंक जो है, ये इसके आसपास आपको छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे। वन ऑफ विच कंटेन अ वेल। और एक आप देखेंगे एक तरफ जो है आपको कुआं भी दिखाई देगा इसी के अंदर। देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट। जो टैंक जो बनाया है, जिसको मोहनजोदारो ग्रेट बाथ बोला जाता है, उस आप टैंक को देखेंगे उसमें एक कॉर्नर में इस तरीके का ड्रेन बनाया गया है कि जो वेस्ट जो पानी जो है,
जो पानी उसमें हमने जो स्टोर किया है वो टाइम टू टाइम हम उसको रिफ़िल निकाल सकें उसका पानी, और फिर उसमें फ्रेश वाटर फिल कर सकें। ओके, इस तरीके से उसका ड्रेन जो है टैंक बनाया गया कि जिसमें से जो पानी जो है, जो ज़्यादा दिन का पानी हो जाता है उसको वो निकाल देते हैं और फ्रेश वाटर जो उसके अंदर फिल कर देते हैं टाइम टू टाइम। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच अ स्ट्रक्चर? तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर जो मोहनजोदारो ग्रेट बाथ में बनाया गया है, उसका मकसद क्या था, इसका मतलब ऐसे क्यों बनाया गया इस तरीके के स्ट्रक्चर्स? आर्कोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत कई कई तरीके की अपनी व्याख्या दी हैं, कई तरीके से व्याख्या दी हैं। ये पब्लिक पाथ फॉर पीपल हो सकता है, लोगों के नहाने के लिए ये एरिया बनाया गया हो। ए बाथ फॉर द रॉयल फैमिली, हो सकता है कि राजा की जो फैमिली है वो इसमें नहाने आती हो। ओनली और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, हो सकता है कि ये जो टैंक जो बनाया गया है लोग जो है धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए इसमें नहाने के लिए आते हों। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न्स आउट दैट इन द सिटी मोस्टली हाउसेस हैज़ इंडिविजुअल बाथरूम्स। लेकिन जो पहले जो इंटरप्रिटेशन जो दी गई है इसके अंदर, तो इस शहर के बारे में वो ये बताया गया है कि इस शहर के अंदर सभी लोगों के घरों में अपने अपने बाथरूम थे। तो ये हम कैसे मान सकते हैं कि ये पब्लिक बाथ के लिए ये प्लेस बनाया गया हो? Let's explore. Have a debate in class about the last two interpretations. Can you think of any others? Remember that in the case we do not have any other source of history, no inscription, no text, no traveler's account. तो आपको ये डिबेट जो है ये क्लास के अंदर करनी है, 2 इंटरप्रिटेशंस आपको लेनी है और फिर आपको उसके ऊपर पे उसके बेसिस पे आपको डिस्कस करना है। जबकि हमारे पास इस सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई इंस्क्रिप्शन है, ना ही कोई टेक्स्ट है, ना ही कोई ट्रैवलर का अकाउंट है। ठीक है, इस ये जो इंटरप्रिटेशन दी गई इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एक डिस्कशन जो है वो क्लास में करना है। तो ये आप खुद करेंगे। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? द हड़प्पन्स गेव मच इम्पोर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट। हड़प्पन्स सिटी में जो लोग रहते थे उन्होंने वाटर मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। पानी को किस तरीके से स्टोर करना है और कैसे साफ़ सफाई रखनी है, तो इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्यान दिया। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हड़प्पन्स लोग ने उन्होंने जो टैंक बनाया था उसमें वो क्या करते थे, जो पानी होता था, जो पानी स्टोर किया जाता था उसको ड्रेन के थ्रू क्या किया था, टाइम टू टाइम उसको खाली करके और फ्रेश वाटर जो थे वो फिल करके रखते थे उसमें। तो इस तरीके से उन्होंने पानी को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे स्टोर करना है, तो इस पर बहुत ज़्यादा काम किया था और साफ़ सफाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज़ फॉर बाथिंग इन द होम्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था कि जो सभी लोगों के घर में अपने जो उनके कमरे होते थे उसमें एक अलग से एक एरिया होता था जिसमें वो नहाते थे। सभी घर में ऐसा होता था हड़प्पन सिटी के अंदर। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। आप देखेंगे जो घर के जो बाथरूम हुआ करते थे तो जो वेस्ट वाटर जो डिस्चार्ज होना होता था तो उसके लिए अलग से नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, तो फिर वो नाली से पानी फ्लो होकर स्ट्रीट्स में गली में जाता था और इस तरीके से जो है पानी पूरा वेस्ट वाटर जो है वो फ्लो होके निकल जाता था। तो उसके लिए प्रॉपर नाली बनी हुई थी और नाली पूरी आप देखेंगे जो नाली जो बनी हुई थी वो पूरी कवर्ड हुआ करती थी, खुली नाली नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। फिगर 6.7 ड्रेनेज सिस्टम एट लोथल। तो आप देखेंगे फिगर 6.7 में आपको शो किया गया है कि ड्रेनेज सिस्टम दिखाया गया लोथल का, जो कि गुजरात के अंदर है। तो किस तरीके का हुआ करता था, नाली बनी हुई है और वो ऊपर से पूरी कवर्ड है। देखो, इन मोहनजोदारो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स। आप देखेंगे मोहनजोदारो जो है ग्रेट बाथ इसको बुलाता है, वहाँ पे क्या हुआ करता था, वहाँ पे जो है लोग जो हैं वो पानी जो है कुएं से भी निकालते थे जो कि ईंटों का बना हुआ होता था। बट इन अदर रीजन्स इट में हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स नियर बाई स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर्स। लेकिन आप देखेंगे कहीं कहीं आपको इस एरिया में तालाब भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं लोगों ने अपने ही खुद ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर्स बना रखे थे जिसमें वो पानी स्टोर करके रखते थे और स्टीम्स देखने को मिलेंगी, स्टीम्स में पानी के झरने जैसे। इन द केस ऑफ धोलावीरा इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, आप देखेंगे धोलावीरा जो कि रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में वाले एरिया पे मतलब ये जो है आपको देखने को मिलेगा। द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर मेजर 73 मीटर्स इन लैंड। तो आप देखेंगे जो धोलावीरा है जो सिटी है जो कि गुजरात के अंदर है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है रिजर्वॉयर जो है वो देखने को मिला है जिसकी हाइट जो है वो 73 मीटर्स है। रिजर्वॉयर क्या होता है, ए लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल प्लेसेस, जो कि नेचुरल भी हो सकती है, ठीक है,
और एक आर्टिफिशियल जगह भी हो सकती है जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, उसको हम कहते हैं रिजर्वॉयर। Let's explore. As a class activity, measure the length of your classroom, a school corridor or a playground with the help of any measuring tape. आपको क्या करना है, एक क्लास में एक एक्टिविटी करनी है, लेंथ जो है अपनी क्लासरूम की लेंथ को मेज़र करना है, या स्कूल के कॉरिडोर की लेंथ को आपको मेज़र करना है, या उसके प्लेग्राउंड की लेंथ को मेज़र करना है किसी भी टेप से, मेजरिंग टेप से। कंपेयर दीज लेंथ्स विद द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन धोलावीरा। फिर आपको क्या करना है, सभी जो आपके स्कूल की जो लेंथ है क्लासरूम की और स्कूल के कॉरिडोर की और प्लेग्राउंड की, इसका पूरा मेजरमेंट निकाल के आपको क्या करना है, जो रिजर्वॉयर जो धोलावीरा के अंदर बना है, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी लेंथ है 73 मीटर्स, तो उसके साथ आपको मेज़र करके आपको कंपेयर करना है। ओके, दोनों की आपको लेंथ जो है वो देखनी है, उसको कंपेयर करना है आपको। ओके, एट धोलावीरा at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rock। अब देखेंगे धोलावीरा जो है इस सिटी के अंदर 6 लार्ज रिजर्वॉयर्स बने हैं, 6 ऐसे रिजर्वॉयर्स बने हैं जो कि पत्थरों के बने हुए हैं और इवन कट इनटू द रॉक, और या फिर जो बड़े बड़े रॉक होते हैं उनको काट के बनाए गए हैं ये रिजर्वॉयर्स। रिजर्वॉयर्स में पानी हम स्टोर करके रखते हैं, वो नेचुरल भी हो सकती है प्लेस, या फिर आर्टिफिशियल कोई ईंट वगैरह उससे बनाया भी जा सकता है, उसको ईंट से या सीमेंट से उसको एक टैंक जैसे भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देखेंगे धोलावीरा के अंदर मैंने आपको बताया कम से कम 6 जो है वो बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बने हुए हैं जो कि स्टोन्स के बने हुए हैं और रॉक को कट करके बनाया गया है, जो कि आपको फिगर 6.8 में शो भी किया है। देखो आप ये फिगर 6.8, ए लार्ज रिजर्वॉयर कट इन द रॉक एट धोलावीरा मेजरिंग 33 मीटर इन लेंथ, और ये इसकी लेंथ कितनी है, 33 मीटर है। ये धोलावीरा में जो है ये बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स जो है वो रॉक को काट के बनाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये जो मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो पानी जो है वो पर्याप्त पानी जो है उसको भरा जाता है, फिर उसको मतलब कि उसको फिर दूसरों को भी दिया जाता है, और इस तरीके से पानी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इन टैंक्स के अंदर, जिससे कि सभी टैंक्स के अंदर जो है ये रिजर्वॉयर्स के अंदर क्या है ये पानी जो है भर जाए, और फिर उसको अकॉर्डिंग वो लोग जैसे ज़रूरत पड़ती है उस तरीके से उसका यूज़ क्या करते थे। Think about it. Imagine the large number of workers required to build such a network of reservoirs। आप देखेंगे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं वो ये रिजर्वर्स को बनाते हैं। इन नेटवर्क ऑफ रिजर्वर्स मीन्स जो रिजर्वर्स जो बनाते हैं वो लोग ही बनाते हैं, वर्कर्स बनाते हैं। तो वो मतलब कि जो रिजर्वर्स जो बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाते हैं, हु डू यू थिंक ऑर्गेनाइज देयर वर्क, कौन उनके वर्क को ऑर्गेनाइज करता होगा, कि कौन उनको बताता होगा कि तुमको ये जो रिजर्वॉयर है ये किस तरीके से बनाने हैं, एंड गिव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, और उनको इंस्ट्रक्शन भी देते थे कि तुमको ये जो आप बना रहे हो रिजर्वॉयर वो किस तरीके से बनाओगे, पूरे इंस्ट्रक्शंस जो है इसको कौन देता होगा। हाउ डू यू थिंक दैट दे वर पेड फॉर द लेबर, और वो जो रिजर्वॉयर्स जो बनाते थे, जो वो काम करते थे, तो उन लेबर को किस तरीके से पैसा दिया, मतलब क्या दिया जाता था। उस टाइम पे मनी तो थी नहीं, हिंट देयर वाज नो मनी एट द टाइम इन द वे वी हैव टुडे। लेकिन उस टाइम पे पैसा नहीं हुआ करता था, मनी नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज है। सिंस द रिजर्वॉयर्स नीडेड टू बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और आप देखेंगे जो रिजर्वॉयर्स हैं इनको टाइम टू टाइम जो है इनको सफाई की जाती थी इनकी। वॉज देयर सम लोकल अथॉरिटी टू मैनेज द मेंटेनेंस, और उस टाइम पे भी कुछ लोकल अथॉरिटी हुआ करती थी जो कि मैनेज करती थी इन वाटर टैंक्स को और उनका पूरा मेंटेनेंस करती थी। What clues do we get from all this about the city's rulers and municipal administration? तो कौन से क्लूज़ हैं जो आप इस शहर के बारे में, जो यहाँ का सिटी का रूलर हुआ करता था उससे पता चलता है, या म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से हमको पता चलता है। यूज़ योर इमेजिनेशन एंड डिस्कस विद द टीचर। तो आपको ये आप खुद इमेजिन करना है, अपने टीचर के साथ आपको ये डिस्कस भी करना है ये क्वेश्चन। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कस दिस क्वेश्चन। आर्कोलॉजिस्ट हैं वो भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो अपने तरीके से ढूंढते हैं, और द आंसर्स आर नॉट ऑलवेज फाइनल, लेकिन जो भी वो आंसर्स ढूंढते हैं उनका एक एग्जैक्ट जो है आंसर निकल के नहीं आता है। वो उनके अपने अनुसार जो है वो अपना एक गैस लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो एक एग्जैक्ट जो है वो आंसर निकल के नहीं आता है। आर्कियोलॉजिस्ट भी जो इन सब क्वेश्चंस के बारे में जो आंसर पता करने की कोशिश करते हैं। What did हरप्पन्स ईट, हरप्पन्स के लोग जो थे वो क्या खाया करते थे, आपको ये बताना है। आप देखेंगे हरप्पन्स के जो लोग थे वो क्या खाया करते थे,
ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हड़प्पन्स के जो लोग होते थे वो क्या खाते थे? द हड़प्पन्स क्रिएटेड मैनी ऑफ द सेटलमेंट्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ अ लार्ज और स्मॉल रिवर्स। आप देखेंगे जो हड़प्पन्स शहर में जो लोग रहते थे, उनके जो सेटलमेंट्स थे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट्स जो हैं आपको बड़ी बड़ी और छोटी छोटी नदियों के आसपास देखने को मिलेंगे या नदियों के किनारे देखने को मिलेंगे आपको। दिस इज़ अ लॉजिकल चॉइस। ये जो चॉइस हुआ करती थी उनकी रहने की, सेटलमेंट की, उनकी दिमाग से वो सोचती थी अगर हम यहाँ ऐसा रहेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, क्या हमारा बेनिफिट है। दिस इज़ अ लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर ईजी एक्सेस टू वाटर। इसका मतलब उनकी खुद की सोच हुआ करती थी ऐसा, वो खुद मानते थे कि हमें यहाँ रहना चाहिए। वो इसलिए नहीं रहते थे कि हमें यहाँ पे पानी पर्याप्त मिल जाएगा, हमें यहाँ पानी अच्छा मिल रहा है इसलिए हम यहाँ रहने लग जाए रिवर के किनारे, बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन वो इसलिए भी उन्होंने अपनी चॉइस यहाँ पे ली थी कि वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पे कर सकें। सिंस रिवर्स एनरिच द सॉइल अराउंड देम। आप देखेंगे नदी के आसपास जो भी मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो इस वाले एरिया में जो भी आप क्रॉप उगाएंगे तो उससे अच्छा प्रोडक्शन होता है। Archaeological findings have shown that the Harappans grew cereals like barley, wheat, some millets and sometimes rice। तो आप देखेंगे जो हड़प्पन सिटीज़ के जो लोग रहते थे, तो आर्कियोलॉजिकल जो थे उन्होंने ये पता लगाया, जो लोग हड़प्पन शहर में रह रहे थे नदी के किनारे, छोटी हो नदी या वो बड़ी नदी हो, तो वहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे अनाज को उगाया जैसे कि बार्ले, वीट और मिलेट्स। कभी कभी वो चावल की खेती भी करते थे वहाँ पे। इन एडिशन टू पल्सेस एंड अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स। उसके अलावा इन सब अनाजों के अलावा वो दालें भी उगाते थे वहाँ पे और विभिन्न प्रकार की सब्जियों को भी वो ग्रो करते थे। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। और ये सबसे पहले ऐसे लोग थे जो कॉटन को ग्रो करना जान गए थे। ठीक है, यूरेशिया के अंदर। यूरेशिया क्या होता है? यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया वाला एरिया। ये दो कॉन्टिनेंट को जब हम ऐड करते हैं तो यूरेशिया बन जाता है। तो यहाँ के लोगों ने सबसे पहले जो है कॉटन को उगाया था, जिसको हिंदी में कहते हैं कपास। विच दे यूज टू वीव इन टू क्लोथ्स। जिसका यूज़ करके क्या किया था कपड़े बनाए जाते थे बुनाई करके। दे मेड फार्मिंग टूल्स। और वहाँ पे उन लोगों ने टूल्स भी बनाए जो खेती बाड़ी में यूज़ किए जाते हैं, इंक्लूडिंग द प्लो। फिगर 6.9 पे आप देखेंगे ये प्लो है जिसको हल बोलते हैं हिंदी में। ए स्मॉल सिटी मॉडल ऑफ अ प्लो फ्रॉम बनवाली इन हरियाणा। तो ये बनवाली इन हरियाणा में इस सिटी के अंदर ये प्लो बनाया गया है जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न डे फार्मर्स। आप देखेंगे उस समय के जो टूल्स हैं आज भी जो फार्मर्स लोग हैं वो यूज़ करते हैं। दिस इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी वॉज मैनेज बाय हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स ऑफ विलेजेस। तो इस तरीके की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो आज के जो छोटे छोटे लोग जो रहते हैं शहरों में, छोटे छोटे गाँव में जो लोग रहते हैं, छोटे छोटे मतलब कुछ लोग आके कम कम्युनिटी के वहाँ पे आप कम लोग देखेंगे, वो लोग भी क्या करते थे एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ पे करते थे। देन एज नाउ द सिटीज़ कुड सर्वाइव ओनली इफ इनफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम रूरल एरियाज ऑल्सो रीच देम ऑन अ डेली बेसिस। आप देखेंगे सिटीज़ के लोग तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उन्हें रूरल एरिया से मिलेगा डेली बेसिस पे। आप देखेंगे विलेजेस में ही अक्सर जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, शहरों में तो बहुत कम ना के बराबर जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। तो इस तरीके से जो लोगों की डिमांड होती थी, जो लोग उसमें सिटीज़ में रहते थे तो वो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते थे वो लोग उनकी डिमांड को पूरा करते थे। द हड़प्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजप्शन एंड फिश्ड बोथ इन रिवर्स एंड द सी। आप देखेंगे हड़प्पन्स लोग जो होते थे, जो हड़प्पन लोग होते थे, हड़प्पन सिटी में जो लोग रहते थे वो पशुओं का पालन करते थे। ठीक है, पशु पालते थे किसके लिए? मीट खाने के लिए। ठीक है, और मछलियों को भी वो पकड़ते थे नदियों में और समुद्र में जाके। दिस इज़ नोन फॉर फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। तो इन सब चीज़ों का हमें कैसा पता चला? क्योंकि जब एक्सकवेशन हुआ, जब खुदाई हुई, तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो उनकी हड्डियाँ मिली हैं, फिश भी वहाँ पे मिली हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन्स के लोग जो थे वो डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स का। वॉट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट कंटेन्स। जो आप देखेंगे हड़प्पन सिटी के अंदर बहुत सारे खाना बनाने वाले पॉट्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं। साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर्स। आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के मिट्टी के जो पॉट्स मिले हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ आंसर्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ समझ में आता है। बोथ एक्सपेक्टेड वन,
तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि वहाँ पे डेयरी के प्रोडक्ट्स होंगे, तो डेयरी के प्रोडक्ट्स में हो सकता है दूध हो, मठा हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ के लोग यूज़ करते थे, खाते थे इनको। एंड सरपासिंग वंस सच एस रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, और आप देखेंगे एक तरफ जो है उनके जो पॉट्स हैं उनमें आप हमें टर्मरिक का कुछ थोड़ा सा पीस मिला है, जिंजर मिला है और बनाना मिला है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन्स के लोग थे वो क्या खाते थे। क्लियरली द डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स। आप देखेंगे जो उनकी जो डाइट थी वो बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की थी, वो अलग अलग डाइट्स का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से जो है हमने अभी पढ़ा कि हड़प्पन्स लोग क्या खाते थे। इमेजिन यू कुक अ मील इन हड़प्पन हाउस, व्हाट डिश और डिशेस वुड यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अब। मान लीजिए आप जो है कुक कर रहे हैं, कुछ भी आप खाना पका रहे हैं हड़प्पन हाउस में, जो भी उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने पकाया है, तो आपको ये पता लगाना है कि वो लोग क्या डिश बनाते थे उस टाइम पे लोग। तो इस तरीके एक डाटा तैयार करना है। तो जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा कि वो लोग वो लोग क्रॉप्स उगाते थे, जैसे कि उन्होंने वीट उगाया था, बार्ली उगाया था, मिलेट्स था, और दाल भी खाते होंगे वो लोग, उन्होंने अलग सब्जियां भी वो ग्रो करते थे। तो इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं कि हड़प्पन सिटीज़ में लोग जो हैं वो ये सारी डिशेस जो हैं प्रिपेयर करते थे। बहुत सारे आप सीरियल से कोई डिश तैयार करते थे, जिससे रोटी बनाते थे, और दाल का यूज़ करके वो दाल बनाते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग खाते थे, और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी वो लोग यूज़ करते थे। ओके, तो अब हमारा ये चैप्टर जो है इसका पार्ट 2 यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट मोटिवेट अस टू मेक videos. Thank you.